Hello, students of class 8. Good morning. This is the third chapter of history. In this chapter, we will go to study how Britishers rule the countryside. तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को, जो ये मुगल एम्परर है शाह आलम, एक काफी बड़े ओकेजन में जो पेपर पर एग्रीमेंट कर रहा है, उसको बंगाल की दीवानी दे रहा है। ठीक है, ये जो पेंटिंग बनाया है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, वो जो कमीशन्ड था, रॉबर्ट क्लाइव का आदमी, उसने ऐसा बना दिया है। जबकि इंडियन हिस्टोरियन का ये मानना है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ होगा, ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में ऐसे अकेले ही हुआ होगा, इतने बड़े समारोह में इसका आयोजन नहीं किया गया। अब जो है कंपनी के ऊपर, कंपनी को दीवानी तो मिल गई, एक अच्छी जो है काफी फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन उसको मिला। तो जब आपको कोई चीज मिलती है तो उसके पावर मिलती है, तो उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप कुछ करें। ठीक है, एक पावरफुल पर्सन जो होता है उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ गई तो इसके सामने समस्या है कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, लैंड को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए कि अधिक से अधिक इनको रेवेन्यू मिले, अधिक से अधिक टैक्स मिले, जो कि कंपनी का जो पर डे हमेशा जो है एक्सपेंस, खर्चा जो है बढ़ता जा रहा था, तो उसकी भरपाई हो सके और इसके जो प्रोडक्ट हैं, जो जरूरत उसकी है और चीजें बिजनेस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, वो भी पूरा हो सके। इस ढंग से इसको मैनेज करना था वहां के रेवेन्यू। ठीक है, तो ये आ गई इसके सामने। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ओवर द years the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled. अब कंपनी जो है यहाँ तो काफी दिनों से रह रही थी। कंपनी को ये पता था कि जो गांव देहात के जो रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, जो जिनकी गांव देहात में चलती आई है, जो पावरफुल पर्सन है वहां के, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उनको इग्नोर अगर किया गया तो इन गांवों पर कंट्रोलिंग जो है संभव नहीं है। तो इस तरह से इस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका सहयोग जो है उन्होंने लेने की सोची। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब देखिए, कंपनी दीवान बन गई थी, जो कि पहले एक ट्रेडर थी। फिर क्या हुआ कि न चाहते हुए भी कंपनी ने एक जो है समझौता, एक तरीका निकाला रेवेन्यू कलेक्शन का, कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतने जो है पैसे हमको इस गांव से या इस जमीन से इतना चाहिए। ठीक है, और ये फिक्स किया गया, जो ये 5 ईयर था, फिक्स उन्होंने कर दिया। तो जब ये फिक्स कर दिया तो रेवेन्यू जो है बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा तो उस रेवेन्यू से ये लोग क्या करते थे, कॉटन खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे। ठीक है, 1865 के पहले इंडिया जो मतलब आता था, यहां से जो सिल्क और कॉटन जाते थे, उसके ब्रिटिशर्स जो उसके बदले ब्रिटेन से मतलब यूरोप से गोल्ड और सिल्वर लाते थे, सोना चांदी लाते थे, और यहां से दे करके यहां से सिल्क और कॉटन वगैरह के कपड़े ले जाते थे।
अब क्या हुआ, तो जल्दी ही ये जब पता चल गया कि बंगाल की जो इकोनॉमी है वो काफी घाटे में जा रही है, आर्टिसंस जो गांव के जो आर्टिसंस हैं वो गांव छोड़ करके भाग रहे हैं, विलेज छोड़कर भाग रहे हैं, किसान भी जो हाईवी टैक्स की वजह से, इन्होंने टैक्स जो है काफी ज्यादा लगा दिए, तो उस वजह से जो पीजेंट्स हैं किसान वो भी गांव छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टैक्स की वजह से दे नहीं पा रहे थे, तो वो भी गांव से अपना भाग गए। और जो यहाँ जो बनाने वाले थे, कारीगर थे, वो उनको भी घाटा हुआ। तो इस तरह से काफी जो है भयंकर स्थिति आ गई बंगाल में। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि 1770 में, ये जो आप देख रहे हैं 1770, ठीक है, 1770 में ये जो है वो बहुत भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई, इतने लोग मारे गए हैं, करीब 10 मिलियन पीपल इन बंगाल वर डाइड, ठीक है, इतनी जनसंख्या जो है वहां की साफ हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो सीन है वहां का दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ये ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ के का जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, और डेवलप करने के बाद ही जो इकोनॉमी जो है रिंस हो गई है, बर्बाद हो रही है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। और कंपनी के अधिकतर जो ऑफिशियल्स थे उनको लगने लगा कि अब लैंड में इन्वेस्ट करने का समय आ गया है, हमें लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जमीन पर खर्चा करना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर है उसको इनकरेज, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन ये काम हो कैसे, समस्या थी कि ये काम होगा कैसे। 2 डिकेड्स तक इस पर बात होती रही कि रेवेन्यू तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन लैंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कैसे किया जाए। अब देखिए ये होता कैसे है। तो 1973 में एक परमानेंट सेटलमेंट आया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब जैसे वर्ड से ही लग रहा है कि जो हमेशा के लिए हो। तो हमेशा के लिए हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हमको जो है इतना रेवेन्यू चाहिए। मान लीजिए जैसे कह दिया कि 100 रुपए हमें टैक्स चाहिए, तो कंपनी को 100 रुपया टैक्स चाहिए। आप कितना लेते हो पीजेंट से, पब्लिक से, उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से कंपनी ने एक परमानेंट सेटलमेंट कर दिया 1793 में। अब क्या हुआ, जब सेटलमेंट कर दिया तो इसके लिए उसको वसूलने का काम, रेवेन्यू टैक्स को कलेक्शन करने का काम राजा और तालुकदारों को किया गया। और यही राजा तालुकदार क्या बने, जमींदार बने। ठीक है, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था ये किया किसने, यहां देखिए दिया है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था जब ये परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। तो जमींदार हो गए, जमींदारों का काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। और अगर कोई जमींदार इस रेवेन्यू को समय पर जो है कलेक्ट करके सबमिट नहीं कर पाता था, नहीं दे पाता था, तो उसकी जमींदारी चली जाती थी। ठीक, अब देखिए
परमानेंट सेटलमेंट हाउ वे क्रिएटेड प्रॉब्लम कंपनी ऑफिसर्स सून डिस्कवर्ड। अब ये समस्या क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी परमानेंट सेटलमेंट में? कंपनी के ऑफिशियल्स ने देखा कि ये जो जमींदार हैं ये टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जमीन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ टैक्स वसूल रहे हैं। तो बहुत से जमींदार क्या करते थे, कंपनी जो है बोली लगाती थी, जैसे इस गांव की है या किसी एरिया की कंपनी बोली लगाती थी कि कौन इतना टैक्स दे पाएगा, तो ये जमींदार या राजा जो होते थे उसको बाई कर लेते थे, खरीद लेते थे कि मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी सिचुएशन चेंज प्राइसेस। यहाँ 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जो है काफी सिचुएशन में परिवर्तन आया। तो क्या हुआ कि जो मार्केट प्राइस थी कल्टीवेशन की, जो खेती की चीजों का दाम जो है वो बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, जमींदारों की इनकम भी बढ़ गई, लेकिन कंपनी की इनकम नहीं बढ़ी। ठीक है, जब कल्टीवेटर जो प्रोडक्ट थे, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे, उनकी प्राइस बढ़ी। जब उनकी प्राइस बढ़ी तो जमींदारों की इनकम बढ़ी, और जब जमींदारों की इनकम बढ़ी और कंपनी की इनकम नहीं बढ़ी तो कंपनी को इससे अब दिक्कत होने लगी कि इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा है। जमींदार जो है लैंड के इंप्रूवमेंट में जमींदारों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और उन्होंने देखा कि ये बहुत फायदे का सौदा है कि एक बार खरीद लो जमींदारी, उसके बाद इसमें लगाना कुछ नहीं है, आना ही आना है। अब क्या होता था कि जमींदार खरीद करके उस जमीन को किसानों को जो है दे देते थे कि तुमको इतनी जमीन ले रहे हो, हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको ये दे देते थे, ठीक है, रेंट पर, और उनसे वसूल करते थे। अगर कोई नहीं दे पाता था पहले तो किसानों ने ले लिया, बाद में देखा कि ये जो सिस्टम है जमींदारों का, ये काफी ऑपरेसिव है, काफी ऑपरेसिव मतलब काफी बेकार है, दमनकारी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पीजेंट टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जो अपनी जमीन होती थी, जो उसके डेस्टिनी होती थी, मतलब जनरेशन से वो जोता बोता चला आ रहा था, वो जमीन भी वो जमींदार ले लेते थे। ठीक है, कैसे कि जब कोई जमींदार नहीं मतलब टैक्स नहीं पे कर पाता था तो वो चला जाता था मनी लेंडर के पास, ठीक है, जो साहूकार होते थे, जो ब्याज में पैसे देते थे। तो मनी लेंडर के पास जाता था और उससे जो है ले लेता था टैक्स पे करने के लिए, और टैक्स लेने के बाद उसका रेंट इतना हाई होता था, मतलब इंटरेस्ट, कि उसको दे नहीं पाता था मनी लेंडर का पैसा, तो उसके घर की भी जमीन जो है वो चली जाती थी। तो इस तरह से यह सिस्टम जो है काफी सही नहीं था। जब कंपनी ने ये देखा कि अब तो इसमें फायदा हो रहा है, हम लोगों को कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, जितना हम लोगों ने इतने साल पहले रेवेन्यू जो है फिक्स कर दिया वही आज भी है, जबकि खर्चा कंपनी का दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब खर्च बढ़ता जा रहा था और इनकम बढ़ नहीं रही थी। तब कंपनी ने एक नया सिस्टम एडॉप्ट किया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जिसमें कि अब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये सब आते थे। यहां पर हॉल्ट मैकेंजी था,
इसने एक नया सिस्टम लागू किया 1820। हॉल्ट मैकेंजी ने, ये देखिए, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में एक नया सिस्टम एडॉप्ट किया। उसने ये फील किया कि गांव जो विलेज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उसके बाद क्या हुआ, जो जिले के कलेक्टर थे, मजिस्ट्रेट थे, उनको लगा दिया गया गांव में सर्वे करने के लिए। कलेक्टर्स गांव में जाते थे, वहां की जो लैंड होती थी उसका सर्वे करते थे, ठीक है, वहां कितने की का कल्टीवेशन हो सकता है, कितने की फसल क्रॉप्स जो ग्रो हो सकती थी उसका एस्टिमेट लगाते थे और रेवेन्यू जो है फिक्स करते थे, ठीक है। और वहां की जो कस्टम्स और रिचुअल्स हैं थे, कस्टम्स और राइट्स थे डिफरेंट ग्रुप से, अलग अलग समाज के, सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के ये जो थे उसको वो लोग नोट किए, रिकॉर्ड किया उन्होंने, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो है रेवेन्यू एस्टिमेट किया गया हर गांव का। और गांव को इस समय क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था, महाल। और वो पैसा उस महाल को देना पड़ता। जैसे एक गांव है तो अब जो है वो एस्टिमेट हो गया कि इस गांव में से इतना टैक्स जाना चाहिए, और वह टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, गांव का जो मुखिया होता था, हेडमैन, ठीक है, गांव का जो मुखिया होता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ठीक है। गांव के मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो समय पर उसको सबमिट करे, ले जा करके जमा करे रेवेन्यू को। तो चूंकि ये महाल, मतलब जो विलेज थे उनको महाल कहा जाता था, इसलिए इस सिस्टम को महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि समय समय पर इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसमें चेंजिंग होती रहेगी, ठीक है। वो फिक्स वाली व्यवस्था यहां पर इन्होंने फिनिश कर दी। तो ये महालवाड़ी सिस्टम, कहने का मतलब महालवाड़ी सिस्टम जो है मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको एडॉप्ट किया, लाए। इसमें गांव का जो हेडमैन, विलेज का हेडमैन जो मुखिया होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस पूरे गांव के टैक्स को फिक्स टाइम पर ले जा करके और रेवेन्यू विभाग में वो सारा का सारा पैसा जमा करे। अब देखिए मुनरो सिस्टम, ठीक है, मुनरो सिस्टम, ठीक। मुनरो सिस्टम क्या था, मुनरो सिस्टम यह हुआ कि जब ये टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया, तब ये सिस्टम सबसे पहले उसी के एरिया में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जो है एडॉप्ट किया था, उसको ट्राई किया था, ठीक है, उसको ट्राई किया था। और धीरे धीरे जाकर के ये पूरे साउथ इंडिया में यह सिस्टम जो है वो लागू हो गया। इसमें क्या था, रीड और मुनरो ने फील किया कि ये जो जमींदार हैं, ट्रेडिशनल जमींदार, ये साउथ इंडिया में ये बहुत कम मतलब थे। अब इन लोगों ने सोचा कि ये जो सिस्टम जो वहां के हेडमैन का या जमींदार वाली जो व्यवस्था है, इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लोग क्यों न जो रैयत हैं, वहां के पीजेंट्स हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया जाए, ठीक है, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है डायरेक्ट उनसे। तो यह व्यवस्था मुनरो ने सोची और सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं
वो किसानों के जैसे एज ए फादर के रूप में काम करें, किसानों के जो पीजेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके काम किया जाए और उनके इंटरेस्ट की का हम लोग प्रोटेक्शन करें। ठीक है, तो यह मुनरो सिस्टम, इसमें मुनरो सिस्टम में हुआ कि डायरेक्ट पीजेंट से कलेक्शन की टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था की गई। जो अब कह रहा और सब ठीक ठाक नहीं था। क्या ठीक ठाक नहीं था? विदिन अ फ्यू इयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड, जब ये नया सिस्टम लागू किया गया तो इसमें सब कुछ ठीक नहीं था। अब टैक्स को अधिक से अधिक इंक्रीज करने के चक्कर में, इनकम को इंक्रीज करने के चक्कर में लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया कि पीजेंट्स उसको देने में असमर्थ हो गए। ठीक है, और ये जो पीजेंट्स थे जिनको रैयत कहा जाता था, ये गांव छोड़ करके भग गए, भगने लगे, गांव से लोग भगने लगे, पूरी तरह डिजर्टेड हो गया विलेज। So optimistic official had imagined that the new system would transform. अब ऑफिसियल जब भग गए थे तो नए जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि नया जो सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं इससे जो पीजेंट्स हैं वो धनी होंगे, उनके पास पैसा आएगा और वो फिर वापस विलेज में चले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब क्रॉप्स फॉर यूरोप, the British also realized that the countryside could not only yield revenue. ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन देहातों से, इंडिया के विलेजेस से सिर्फ रेवेन्यू न लिया जाए बल्कि यूरोप के लिए ऐसी क्रॉप्स ग्रो करवाई जाए, यहाँ ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाए जिससे कि यूरोप में काम चल सके, वहां के लोगों का काम चल सके। फिर क्या था? 18th सेंचुरी के लास्ट तक कंपनी ने ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट करवा दी, मतलब अफीम और नील की खेती यहां बंगाल में होने लगी। फिर लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ के किसान तो दूसरी पैडी की, व्हीट की, हैं, इन सब की खेती करते थे। अब इस ओपियम और इंडिगो, अफीम और नील की खेती करवाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ा। ठीक है, उनको राजी करना पड़ा। जैसे बंगाल में जूट, ठीक है, असम में टी, हमारे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर शुगर केन, पंजाब में व्हीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन है, और मद्रास में राइस, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती थी। तो ओपियम और इंडिगो, अफीम और नील की खेती कैसे की जाए, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत से तरीके अपनाए। तो उन्होंने क्या तरीके अडॉप्ट किए इन सब खेती करवाने के लिए, इसको जानने से पहले सबसे हम लोग थोड़ा सा इंडिगो की हिस्ट्री के बारे में जाने। इंडिगो की हिस्ट्री के बारे में जानते, ये देखिए दो फिगर दे दिया है यहां पर, ठीक है। एक कलमकारी प्रिंट है 20th सेंचुरी इंडिया का, दूसरा ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। ठीक है, दोनों में एक समानता है, दोनों देखिए ब्लू कलर से। ठीक, तो ये जो ब्लू कलर है वो इंडियन इंडिगो की देन है। यहाँ के जो नील की खेती यहाँ पर होती थी, इसी की ये देन।
और ये जो कलमकारी है ये आंध्र प्रदेश की है, और ये जो है इंग्लैंड की। आंध्र प्रदेश के जो आर्टिसंस थे उन्होंने इसको बनाया है। फिर क्या होता है, इंडियन इंडिगो की डिमांड क्या थी, क्यों थी? डिमांड इसलिए थी कि पहली बात कि इंडिगो की हम ये जानते हैं कि इसकी जो क्रॉप्स जो है कहाँ ग्रो होती थी, इसकी क्रॉप्स ग्रो होती थी ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, ट्रॉपिक रीजन्स में ग्रो होती थी। तो इसलिए ये जो है इंडिया यहां पर ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते थे इंडियंस। इसके अलावा ये जो इंडिगो यूज होता था कपड़ों को रंगने के लिए कहाँ कहाँ, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, वो इसकी खेती किया, मतलब इस इंडिगो कलर को कपड़ों को रंगने के लिए इस कलर को यूज करते थे। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very rich, very high. तो यहां से जो नील इंडिगो जाता था यूरोप को, ब्रिटेन में, ठीक है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में जा पाता था, और स्मॉल अमाउंट में जाने की वजह से उसकी प्राइस काफी हाई हुआ करती थी। प्राइस हाई थी, इसलिए यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को अपने क्लॉथ्स की डाई करने के लिए दूसरे सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता था। वो सोर्स क्या था? वो सोर्स था ओवड, है ओवड जो था उसका कलर वायलेट और ब्लू था, वायलेट और ब्लू था। वायलेट और ब्लू कलर होता था, लेकिन इसमें एक कमी थी, जितनी लाइट इसमें रहती थी इंडिगो वाले में, वो लाइट नहीं वो दे पाता था और काफी डल होता था। और ये होता कहाँ था? ओवड, ओवड होता था, ग्रो होता था यहाँ पर साधन फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, ठीक है, इन सब जगहों पर ये ग्रो हो पाता था। लेकिन ये इंडिगो से कंपटीशन नहीं कर पाता था। इंडिगो जो है उस काफी अच्छी क्वालिटी का कलर होता था। तो क्या किया कि यूरोपियंस ने, जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से कहा कि इस इंडिगो के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए, यूरोप में ये इंडिगो आए ही नहीं। उन्होंने उसको बंद करवा दिया, ठीक है। क्लॉथ डायर हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज ए डाई, इंडिगो प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर, ठीक है, वो काफी अच्छा होता था, और इसीलिए कि जो कपड़े की रंगाई करने वाले थे इसको जो है ज्यादा पसंद करते थे। और फिर क्या हुआ कि यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने लास्ट में गवर्नमेंट से फिर कहा कि ये जो इंडिगो का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया गया है, उसको चालू कर दिया जाए, उसके बिना हम लोगों के कपड़े जो है मार्केट में सही ढंग से सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो उस पर रिलैक्सेशन मिल गया, ठीक है, टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। तो क्या हुआ कि जो सेंट डोमिंगो है फ्रेंच का, वहां पर इसकी खेती स्टार्ट हो गई इंडिगो की, कैरिबियन आइलैंड में स्टार्ट हो गई, पुर्तगाल में स्टार्ट हो गई जो ब्राजील का एरिया था, जमैका में, वेनेजुएला में, इन सब जगहों पर इस इंडिगो की का प्लांटेशन या इंडिगो का कल्टीवेशन शुरू हो गया। अब फिर जाकर के 18वीं सेंचुरी में इस नील की डिमांड फिर बढ़ गई।
क्यों बढ़ गई कि ब्रिटेन में जा करके फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जब ये शुरू हुआ तो जो कॉटन प्रोडक्शन था उसको रंगने के लिए इस नील की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी। While the demand for indigo increased, its existing supplies from West Indies and America collapsed for a variety of reasons. एक बढ़ी, जब नील की मांग बढ़ी तो जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में से सप्लाई होता था वो कई कारणों से वहां से रुक गया, वहां की सप्लाई बंद हो गई। वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील आता था, अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स जो है डिपेंड हो गए इंडिया पर। और 1783 से 1789 1783 से 1789 के बीच इंडिगो, पूरे वर्ल्ड में इंडिगो का प्रोडक्शन जो है एक बैग गिर गया, गिर करके हाफ हो गया। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। और जो क्लॉथ डायर थे, कपड़ों की रंगाई करने वाले थे ब्रिटेन के, और वो लोग नए न्यू सोर्स का इंतजार करने लगे कि कब ये इंडिगो फिर हमको मिले, जो अमेरिका से में और वेस्ट इंडीज से बंद हो गई है उसकी भरपाई कहीं से हो। ठीक है, इट्स ओके। नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।